तो बीएससी सेमेस्टर थर्ड के लिए अगर आपका पेपर टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी, साथ ही साथ जिसमें यूनिट फर्स्ट के लिए हमारे पास जो टॉपिक है मेन वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पर आज की क्लास में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हम यहाँ पर इंटेंसिटी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लगाने वाले हैं इसका एक डेरिवेशन। तो जल्दी से बैठ जाइए एक रजिस्टर लेकर और पूरी वीडियो साथ में हम लोग 3-4 टॉपिक इसमें यहाँ पर निपटाने वाले हैं। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो जल्दी से जाइए पिन कमेंट में आप वहां से कूलॉम्स लॉ वगैरह और जितना भी चार्ज की हिस्ट्री है उसको एक बार अच्छे से देख कर आइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज हमारा आज का टॉपिक है और ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का नाम भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत की। चैनल का नाम क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला जैसे कि हमारे टॉपिक का ही नाम था भाई, टॉपिक का नाम क्या था जरा अगर आपको ध्यान हो बिल्कुल बढ़िया करके बताना मेरे को। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आखिरकार ये वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो पहले एक बार एक ऐसा अजम्पशन के तौर पर हमारे पास कोई एक चार्ज है Q। अब ये Q चार्ज क्या कर सकता है, हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि भाई दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। मतलब या तो वो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। ये चीजें हमने पढ़ रखी थी। लेकिन एक चार्ज दूसरे चार्ज को कब आकर्षित या कब प्रतिकर्षित करेगा। मान लीजिए एक चार्ज ये Q है और एक चार्ज बहुत दूर है। इस चार्ज Q से दूसरा चार्ज बहुत दूर है, क्या ये उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे हम दूसरे वाले चार्ज को इस चार्ज के पास लेकर आएंगे तब जाकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दूसरा चार्ज, मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा चार्ज हम लेकर आए Q0, तो हमारे Q चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में Q0 के ऊपर लगता है बल। अब वो बल या तो आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो इस चार्ज के चारों तरफ के उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें दूसरा चार्ज जो है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस कर सकता है। तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि हमारे पास ये चार्ज है और ये डॉट्स जो है ना, ये डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे उस चार्ज के चारों तरफ होने वाले वैद्युत क्षेत्र को। क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है? देखो इस चार्ज Q के चारों तरफ का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे पास डॉट्स के जरिए दिखाया गया है। ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जिसमें क्या होगा, जिसमें इस Q0 पर बल लगेगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है ना आपको। अब अगर आप Q0 को आगे की तरफ लेकर आते हो, Q0 को आप आगे की तरफ खसकाते हो, तो इस Q0 पे अगर ये दोनों चार्जेस समान होंगे तो एक बल लगेगा पीछे की तरफ जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब कौन सा बल लगेगा भाई? यहां पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, मान लीजिए दोनों चार्जेस नेचर में अपोजिट हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तब इस पर बल लगेगा आगे की तरफ और आगे की तरफ लगने वाला जो बल होगा जो दोनों को आकर्षित करेगा एक दूसरे से, वो हमारे पास आकर्षण बल होगा। तो इस रेंज के, इस फील्ड के अंदर इस चार्ज Q0 पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं भाई? इस रेंज को, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं जिसमें बल लगता है? उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र। एक बार जल्दी से आइए परिभाषा पढ़ के देखते हैं। तो परिभाषा में आपसे कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इट इज द रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जो किसी चार्ज पार्टिकल को सराउंड करती है, चारों तरफ से घेरती है। और सिस्टम या किसी चार्ज के सिस्टम को, जिसके पास बहुत सारे चार्ज हैं तो उसको भी चारों तरफ से घेरेगी एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र। वेयर इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां पर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब उसका जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो क्या किया जाए? एक्सपीरियंस किया जाए बाय अनदर चार्ज। कौन एक्सपीरियंस करेगा भाई? कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। उस फील्ड को, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हिंदी में बहुत आराम से आप देख सकते हैं
ये विद्युत क्षेत्र है क्या? ये किसी विद्युत आवेशित कण या निकाय के चारों ओर का वे क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेशित वस्तु द्वारा इसके स्थिर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। वो वैद्युत बल या तो आकर्षण बल हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, या फिर हो सकता है प्रतिकर्षण। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस किया जा सके, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र। आ रही है ना भाई ये बात समझ में सभी लोगों को? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आइए आगे देखो, आगे क्या लिखा है। इट एक्ट्स एज द फिजिकल मीडियम ऑफ द इंटरेक्शन। अब ये जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है ना, ये दोनों आवेशों के बीच फिजिकल मीडियम की तरह काम करता है। मतलब ये त्वरित क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत को हटाकर बल संचरण के लिए भौतिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। उस माध्यम से ही हमारे पास बल लगता है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक यहां पर था कि भाई वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वैद्युत क्षेत्र तो पढ़ लिया कि किसी चार्ज के, किसी आवेश के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है, उस रीजन को, उस एरिया को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा एफिशिएंट है दूसरे चार्जेस के लिए, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो तीव्रता है, या उसकी जो इंटेंसिटी है कि कितना ज्यादा बल लगा सकता है वो, उस चीज को हमें पढ़ना है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है? बहुत आसान सा मतलब है भाई। अभी हमने एक चीज पढ़ रखी थी, देखो हमारे पास है ना, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, जाहिर सी बात है। कोई भी आवेश है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र वो रीजन होता है जहां पे उस चार्ज की पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी दूसरे चार्ज के जरिए। तो अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र को बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज के बिल्कुल पास देखो बहुत ज्यादा डॉट्स हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो, मतलब आवेश से दूर जाने पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तभी देखो यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई है और चार्ज के पास डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब तुम किसी दूसरे चार्ज Q नॉट को इस चार्ज की फील्ड में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि Q नॉट को इस चार्ज में रखें। दोनों चार्जेस देखो पॉजिटिव है। ये Q नॉट हमारा कौन सा है भाई? Q नॉट को हम बोलते क्या है? Q नॉट को बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब जिसको टेस्टिंग के लिए यूज किया हो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ना परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। ठीक है, तो तुम इस टेस्ट चार्ज को लेते हो यूनिट पॉजिटिव, मतलब ये एक धनात्मक आवेश है। और ये तुमने यहां पर भी प्लस Q धनात्मक आवेश लिया है। जाहिर सी बात है, दो धनात्मक आवेश हैं अगर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब ये वाला चार्ज Q नॉट इसकी फील्ड में जब आएगा तो इस चार्ज Q नॉट पर एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? F लगेगा। और वो F है कौन सा बल? वो F है फोर्स ऑफ रिपल्जन, मतलब कौन सा वाला? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है कि इसके चारों तरफ क्षेत्र है और जब उस क्षेत्र में तुम Q नॉट को लेकर आओगे तो Q नॉट पे बल लगेगा। बस यही परिभाषा है। क्षेत्र क्या था? आवेश के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें दूसरा चार्ज बल का अनुभव करता है। उस रीजन को, उस एरिया को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जितना बल लगेगा उस बल को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल है। ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक बल। पहले हम लिखते हैं ना इसका फॉर्मूला, जल्दी से आइए। तो सबसे पहले यहां पर एक अगर हम फॉर्मूला लिख लें तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला हमारे पास है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल E का फॉर्मूला होता है F/Q नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसका मतलब आपको परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। हमारा तो मेन काम यही है भाई कि सबसे पहले हम फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद हम याद करेंगे परिभाषा। तो यहां पर देखो F क्या है? बल। ये जो बल लगेगा आवेश पर, ठीक है, Q नॉट पर लगेगा। अपॉन में Q नॉट मतलब Q नॉट पर लगने वाला बल, उसी बल को क्या कह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो फोर्स
एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये बात तो समझ में आ रही है ना। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल। याद रखना डेफिनेशन, एकांक, देखो अपॉन में कोई भी चीज होती है उसको एकांक पढ़ते हैं ना, तो एकांक, और ये क्यू नॉट कौन है, आवेश है, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद कर लो जल्दी से। या हम क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई दोनों परिभाषाएं हिंदी इंग्लिश की आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से एक बार और परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि हमारे पास लिखी हुई क्या परिभाषा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी भी बिंदु पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे या किस प्रकार से उसको हम लिखेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट की अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या उसको हिंदी में पढ़ोगे तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उस बिंदु पर रखे गए प्रति इकाई धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इतनी शुद्ध हिंदी लिखने की भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम लिख देना कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो ये पूरा बात समझ में, हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है। जल्दी से इसका एक बार पहले सब इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार ये सब पहले तो इरेज कर दें, और अब तुम देखो बढ़िया करके एक बार और। हाँ, मेन फॉर्मूला हम यहां पर लिख देते हैं साइड में। फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास, E वेक्टर इक्वल्स एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब ये वेक्टर क्यों लगाए हैं, हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। इस वेक्टर का मतलब, अगर कोई भी राशि हमारे पास ऐसी है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी है, उस राशि के ऊपर हम ऐसे तीर लगाकर, ठीक है, एरो हेड लगाकर प्रदर्शित करते हैं, और ऐसी राशियों को बोलते हैं सदिश राशियां। तो हमारे पास बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सदिश राशियां। भाई एक क्वेश्चन तो सदिश राशियों से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी सदिश राशियां हैं, या किन्हीं 4 सदिश राशियों के नाम बताइए, ऐसा करके कोई। तो E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट, फिर से एक बार सुन लो, एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, या जिसको इंग्लिश पसंद है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साथ ही साथ देखो बहुत जरूरी एक चीज है, जब हम कभी भी कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे हमें चाहिए होता है उसका SI मात्रक। क्या चाहिए होता है, SI मात्रक, जो कि बहुत जरूरी है। बिना SI मात्रक के भाई आपका जो डेफिनेशन है ना वो गलत हो जाएगी। आप सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, बाद में फॉर्मूला, और फिर आप उसका SI मात्रक, इतनी चीजें आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। तो SI मात्रक कैसे निकालोगे, देखो तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का SI मात्रक निकालना है। तो E के मात्रक निकालने के लिए तुम्हें 2 चीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। पहली कौन सी है भाई, पहली है बल और दूसरी है आवेश। तो बल का जो मात्रक होता है ना, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को N से लिखते हैं। और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। पढ़ा था ना सबसे पहले यार। तो हमारे पास आवेश का मात्रक कूलाम है और बल का मात्रक है न्यूटन। तो तुम्हारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक आएगा, जरा बताओ इधर देखकर, क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो यहां पर लिख लेंगे SI मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर किसी को कोई चुल रहे तो ये कूलम को ऊपर ला सकते हैं, तो हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। नीचे से ऊपर लाएंगे तो घात जो है माइनस की हो जाती है अगर प्लस की है तो, ठीक है। तो SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। साथ ही साथ आपको SI मात्रक के साथ यहां पर उसकी लिखना होती है विमा। क्या लिखना होती है, विमा, ठीक है। विमा भी तुमसे पूछी जा सकती है। तो विमा कैसे लिखोगे भाई, विमा के लिए तुम्हें विमा पता होनी चाहिए। अब बल की विमा को आवेश की विमा से भाग कर दो। तो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है MLT इनवर्स 2। ये विमा आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी भाई। तो बल की विमा होती है MLT इनवर्स 2, और चार्ज जो आवेश होता है ना उसकी विमा होती है हमारे पास AT। क्या होती है, आवेश की विमा होती है AT। अब जैसे ही तुम उस कूलम को ऊपर लेकर गए थे वैसे ही A और T को ऊपर लेकर चले जाओ। तो देखो जरा क्या बचेगा तुम्हारे पास, M तो अकेला है, L अकेला है, T इनवर्स 2 मतलब माइनस के 2 पहले से थे T, ये T ऊपर पहुंचा, एक और T माइनस का हो जाएगा, ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो T इनवर्स 3
और ये ए है तो ए ऊपर जाके हो जाएगा ए इनवर्स, तो तुम्हारे पास विमा आ जाएगी ml t इनवर्स 3a इनवर्स। इतना भाई आपको अच्छे से याद रखना है कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या है। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको बढ़िया करके समझ में आएंगी तो एक बार जल्दी से लाइक ठोको फटाफट। हाँ, तो एक चीज़ और भी है, देखो यहाँ पर अगर आपको दिख ना रहा हो तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। हाँ भाई, यहां पर इन्होंने लिख के रखा है SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, बहुत बढ़िया, अभी लिख चुके हैं हम। और देखो इन्होंने विमा उसकी डायमेंशन यहां पर लिख रखी है ml t इनवर्स 3a इनवर्स। ठीक है, ये इनवर्स 3 है भाई, वो t में मिल गया है। और ml को m की पावर 1 l की पावर 1 लिखने का कोई मसला नहीं है, तुम सिर्फ उसको ml लिख सकते हो। एक विमा ये आ रही है यहाँ पर, सॉरी एक SI यूनिट ये आ रही है, तो वोल्ट पर मीटर भी इसकी एक SI यूनिट है। इंपॉर्टेंट है भाई, इस वाली पे थोड़ा सा स्टार बना देना, ये वाली यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पता एक फॉर्मूला और होता है, जब हम वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव के साथ रिलेशन लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स dV/dx। ठीक है, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। आगे पढ़ेंगे हम ये चीज, लेकिन अब उन्होंने यहां पर लिख के रखा है तो इसको यहां पर देखेंगे हम। अब यहां से अगर तुम्हें ई की यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकालने के लिए जितने भी टर्म्स दिए हो सबकी यूनिट निकाल लो। तो V मतलब विभव और विभव मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है वोल्ट। वोल्ट प्रति x होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस की होती है मीटर। तो देखो वोल्ट प्रति मीटर, तो हमारे पास E की एक यूनिट आ गई है वोल्ट प्रति मीटर, और एक यूनिट हमारे पास E की क्या आई थी न्यूटन प्रति कूलम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई? ये दोनों चीजें आपको समझ में आई हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र हमारे पास एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है चार्ज के चारों तरफ का, जिसमें वो चार्ज दूसरे चार्जेस के ऊपर बल लगा सकता है। ये तो वैद्युत क्षेत्र है। और कितना बल लगेगा प्रति एकांक आवेश पर, कितना बल लगेगा, उस बल की मात्रा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से आइए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है भाई, अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो विजुअलाइजिंग फील्ड लाइंस या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इन्हीं को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इनके 3-4 नाम हैं। तो अब पहले तो एक बात समझो, एक आवेश है ना, अभी हमने जैसे कि क्यू बनाया था, तो इस क्यू के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र था। तो उस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, उस वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस की मदद लेते हैं। उन इमेजिनरी लाइंस को हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये चीज तो समझ में आ रही है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र है उसको दर्शाने के लिए हम कुछ इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, तो जल्दी से आते हैं, देखो जरा इधर। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। तो वैद्युत बल रेखाओं को, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को सबसे पहले किसने प्रपोज किया, किसने बताया? माइकल फैराडे ने। फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। फील्ड लाइंस क्या हैं? इमेजिनरी कर्व्स हैं, ड्रॉन इन स्पेस सच दैट द टेंजेंट टू देम एट एनी पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड वेक्टर। थोड़ी सी इंग्लिश में बात है तो इसको हम तोड़ के समझते हैं। तो हमारे पास माइकल फैराडे साहब ने ये बोला कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कंटिन्यूसली चलेंगी, साथ ही साथ उनको हम स्पेस में ड्रॉ करेंगे, मतलब एक चार्ज से निकल के जा रही हैं और वो चलती ही रहेंगी जब तक उन्हें कोई दूसरा चार्ज ना मिल जाए जो उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल कर ले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें क्या चाहिए, दिशा चाहिए है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या चीज चाहिए तुम्हें दिशा चाहिए। तो दिशा कहां पर मिलेगी? टेंजेंट बनाकर। टेंजेंट बोले तो स्पर्शी तो समझते होंगे ना, स्पर्शी मतलब छूकर जाने वाली। जैसे तुम्हारे पास ये गोला है, सर्कल है, ये इस सर्कल के इस बिंदु से छूकर जाने वाली जो लाइन है ना, छूकर जाने वाली लाइन, उस छूकर जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, या हिंदी में उसको बोलते हैं स्पर्शी। तो अगर दिशा बतानी है तुम्हें तो कहीं पर भी टेंजेंट बना दो। तुम्हें यहां पर दिशा बतानी है तो यहां पर टेंजेंट बना दो। दिशा बताने का सबसे बढ़िया तरीका, उस पॉइंट पर जहां पर दिशा बतानी है, दिशा पटानी नहीं है,
दिशा बतानी है, वहां पर आप क्या बना दोगे, जल्दी से आप एक टेंजेंट बना दोगे, जो दिशा टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, तो माइकल फेराडे द्वारा प्रस्तावित फील्ड लाइंस वे अंतरिक्ष में खींचे गए ऐसे काल्पनिक वक्र हैं। पहली बात ये एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट सुनो इनके बारे में कि वैद्युत बल रेखाएं, यहां पर आ गया तो यहीं पर बता दे रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं, एक ही बात है, देखो हम वैद्युत बल रेखाएं बोले या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी वैद्युत बल रेखाएं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीजन हम आगे पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ रहे थे तो एक बार ये आप याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये एक चार्ज से शुरू होती हैं और दूसरे चार्ज पर खत्म हो जाती हैं, कभी भी लौट कर वापस नहीं आती। इनकी दिशा होती है पॉजिटिव वाले चार्ज से निगेटिव वाले चार्ज की तरफ, मतलब ये कहां से कहां तक जाती हैं, ये धनावेश से निकल के जाती कहां पर है, ऋणावेश में, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आगे कह रहे हैं माइकल फेराडे के द्वारा प्रस्तावित फील्ड लाइंस वे अंतरिक्ष में खींचे गए ऐसे काल्पनिक वक्र हैं जो कि कैसे हैं, बंद वक्र नहीं है। ठीक है, कि किसी बिंदु पर उनकी स्पर्श रेखा कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, कि अगर आपको कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो आप बिंदु लेकर स्पर्शी वहां पर बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं, यहां पर देखो हमें थोड़ी सी जगह खाली मिल गई है, यहां पर हम बनाते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो अगर हमारे पास देखो एक धनावेश है, तो इस धनावेश से वैसे अगर सिर्फ और सिर्फ एक धनावेश है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं सब बाहर की तरफ निकल के जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं, दूर जाती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल के बाहर जाती हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं। और अगर सिर्फ एक निगेटिव चार्ज है हमारे पास, सिर्फ एक निगेटिव, ये अलग है, पॉजिटिव अलग और निगेटिव अलग है, तो यहां पर देखो निगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स आती हैं, निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है भाई कि ये ओरिजिनेट कहां से होती है, निकलती कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, और ये आती कहां है, निगेटिव चार्ज। मतलब अगर कहीं तुम्हें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाए, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, और कहीं पर निगेटिव चार्ज देखने को मिल जाए, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर आ रही होंगी। ये तो अलग अलग चार्ज के लिए था। अगर ये अलग अलग चार्ज के लिए ना रखें हम कहते हैं हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा है, निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों चार्जेस एक सिस्टम में हैं, ये चार्जेस अलग अलग नहीं है, तो इनकी जो बल रेखाएं होंगी वो किस तरीके से बनाई जाएंगी, आओ जल्दी से आ जाओ बनाते हैं। तो तुम्हें तो पता है ना, धनावेश से निकल के जाती है ऋणावेश में, देखो धनावेश से निकल के ऋणावेश में जा रही है, ये देखो धनावेश से निकल के ऋणावेश में जा रही है, ये देखो धनावेश से निकल के ऋणावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज जा रही है। अब अगर तुम यहां पर देखो तो धनावेश से निकल के बाहर की तरफ कहीं चली जाएगी, ये देखो यहां ऋणावेश की तरफ आ रही है। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा कहीं दूर चली जाएगी, ये ऐसा कहीं दूर चली जाएगी, यहां पर एक और बना देंगे जो धनावेश से निकल के ऋणावेश में आ रही है। इस तरीके से हम वैद्युत बल रेखाओं को बनाते हैं। ठीक है, यहां पर आती हुई, याद रखना निगेटिव चार्ज की तरफ सारी आती हुई होंगी और पॉजिटिव चार्ज से सारी जाती हुई होंगी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये देखो लूप हैं, ये वक्र हैं, और ये वक्र कैसे हैं, सतत। पहली बात तो भाई ये जो वक्र बन रहे हैं, ये जो लूप्स बन रहे हैं, ठीक है, ये लूप्स पहले कैसे हैं, सतत। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस हैं, लगातार हैं, ये कहीं पर ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ऐसा नहीं कहीं पर छूट जाए, चलते ही रहेंगे ये। ठीक है, दूसरी बात, सतत होने के साथ साथ ये वक्र कैसे हैं, ये वक्र बंद वक्र नहीं है, बंद वक्र नहीं है। हम इस प्रकार के वक्र को बोलते हैं खुले वक्र, मतलब ओपन लूप्स। कैसे लूप बोले जाएंगे इनको, ओपन लूप। तो सतत लूप बनाएंगे, साथ ही साथ ये बंद वक्र नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, ओपन होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये बल रेखाएं जहां पर ज्यादा होंगी, देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के पास में बल रेखाएं ज्यादा हैं। इस रीजन को अगर हम पेन चेंज कर दें कलर थोड़ा सा, ये देखो इस रीजन की अगर बात करें, इस रीजन में देखो वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा क्षेत्र का, मतलब जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, अधिक होगी। और जहां जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर स्ट्रेंथ कैसी होगी, यहां पर स्ट्रेंथ कम होगी। यहां पर देखो, यहां पर स्ट्रेंथ कैसी होगी, अधिक होगी। स्ट्रेंथ मतलब उसकी
जो इंटेंसिटी है कि कितना ज़्यादा चार्ज के पास एनर्जी है या चार्ज के पास कितनी ज़्यादा पावर है, तो वो चीज़ वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर फील्ड लाइंस पास पास हैं, मतलब उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसके देख के आपको एक बात समझ में आ रही है कि वैद्युत बल रेखाएं एक चार्ज से निकल के दूसरे चार्ज में जा रही हैं। किससे निकल रही हैं? धनावेश से। और किस में जा रही हैं? ऋणावेश में जा रही हैं। फिर बंद वक्र नहीं बना रही हैं, ओपन वक्र बना रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ सतत है, मतलब कॉन्टिन्यूस है, कभी भी ब्रेक नहीं होती हैं ये। आगे आइए, अब क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जो हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके गुण। अब उनके गुण में तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो अभी कुछ कुछ चीजें तो हम पीछे पढ़ के ही आ रहे हैं। देखो कि लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से निकल के कहां टर्मिनेट होगी? निगेटिव पे। दिशा इस तरीके से बनाएंगे, धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। ये तो पहला तुम्हारे पास गुण हो गया। देखो रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यार ये तो चीज याद है तुम्हें, याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी सडन ब्रेक्स और गैप्स, मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बिना किसी रुकावट या अंतराल के सतत वक्र होती हैं, मतलब वो कंटिन्यूअसली चलती ही रहेंगी, उनके अंदर ब्रेक नहीं आते, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि वाई सडन ब्रेक क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है ना, वो लगातार लगता रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि दो चार्जेस एक दूसरे के बीच किसी भी डिस्टेंस पर रखे हैं तो वो एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वो रुक रुक कर लगाएंगे, नहीं, वो बल हमेशा लगातार लगता रहेगा। इसी वजह से ये जो तुम्हारे पास कर्व्स बनेंगे ये ब्रेक नहीं होंगे कभी, कंटिन्यूअस कर्व बनेंगे। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरी तुम्हारे पास गुण क्या है? टेंजेंट की डायरेक्शन के बारे में। तो टेंजेंट एट एनी कोऑर्डिनेट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो कहीं पर भी तुम्हें अगर चाहिए है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वहां पर ही मानो ये तुम्हारे पास ये जा रही थी, तुम यहां पर दिशा निकालना चाहते हो, तुमसे किसी ने कह दिया भाई दिशा बताओ यहां पर, तुमने कोई बात नहीं, तुमने यहां पर टेंजेंट बनाई और जो डायरेक्शन टेंजेंट की थी वही तुम्हारे पास वैद्युत क्षेत्र की हो जाएगी। फिर ऐसे तुमसे कोई कहे यहां पर दिशा बता दो कि वैद्युत क्षेत्र की यहां पर दिशा क्या है, तो यहां पर भी तुम धीरे से एक टेंजेंट बनाओ दोगे, जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी, स्पर्शी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? वैद्युत क्षेत्र की। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। थोड़ा सा और आगे आइए। हाँ भाई देखिए, अगली प्रॉपर्टी जल्दी से, एक सेकेंड, हाँ आइए। तो अगली प्रॉपर्टी में देखो क्या कह रहे हैं। फिर प्रॉपर्टी कैसी? नॉन इंटरसेक्शन, मतलब प्रतिच्छेदित ना होना, मतलब एक दूसरे को ना काटना। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कुछ भी हो जाए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। लिखा हुआ भी है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर अंडर एनी कंडीशन, कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या क्रॉस नहीं करती। अब ऐसा क्यों नहीं कर रही, आओ ये भी देखते हैं। तो ऐसा मानो ये एक बल रेखा है और ये एक बल रेखा है, हमने इनको प्रतिच्छेदित करता हुआ बना दिया। तो इनके प्रतिच्छेदन पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, यहां पर देखो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, और तुम्हें अगर दिशा निकालनी है ए वाली की और बी वाली, देखो दोनों फील्ड लाइंस, ए फील्ड लाइन और बी फील्ड लाइन, मतलब ए वाली वैद्युत बल रेखा और बी वाली वैद्युत बल रेखा, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही हैं, और तुमसे बोले ना इस बिंदु पर दिशा बता दो, तो बिंदु पर दिशा कैसे निकालते हैं? टेंजेंट बनाकर। तो देखो ये बनाई टेंजेंट, इस दिशा में तुम्हें मिलेगी कौन मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बात नहीं, तुमने कहा। एक देखो, तुम्हें ऊपर वाली बी लाइन के लिए भी तो टेंजेंट बनाना पड़ेगी, तुमने बी के लिए टेंजेंट बना दी। अब मिल रही है तुम्हें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। अब क्या एक ही बिंदु पर
तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी मिल सकती हैं, एक बिंदु पर दो दिशाएं कभी नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ में देखो लिखा भी है हमारे पास कि इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देयर वुड बी टू यूनिक टेंजेंट्स, तो हमारे पास दो यूनिक मतलब दो अलग अलग टेंजेंट्स हो जाएंगी एट द क्रॉसिंग पॉइंट या एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंप्लाइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशाएं हमको मिलेंगी एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही बिंदु पर, विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, जैसा वास्तविक रूप पर इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं कभी मिल नहीं सकती, तो इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। पास ये देखो, ये कोई भी चार्ज है Q, इस चार्ज Q के चारों तरफ ना, इस चार्ज Q के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होगा जहां पर इस चार्ज Q की पावर को हम फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक ऐसा रीजन किसी भी चार्ज के चारों तरफ का, उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का। आपने मैग्नेट के लिए ऐसा पढ़ रखा होगा कि हमारे पास कोई चुंबक है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, तो इस चुंबक के चारों तरफ भी एक ऐसा रीजन होता है जहां पर अगर आप कोई लोहे की वस्तु लेकर जाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। उस रीजन को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। किसी मैग्नेट के, किसी चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर मैग्नेट नहीं है, हमारे पास यहाँ पर आवेश है, आवेश के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहां पर उस आवेश के द्वारा लगने वाला बल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कुछ लाइंस का यूज करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब उन्हें बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। वैसे कि हमने यहाँ पर ये जो बनाए हैं, देखिए डॉट्स, किसी भी चार्ज के जो पास में डॉट्स है ना, चार्ज के बिल्कुल नियर, बिल्कुल पास में डॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो बहुत अधिक पावरफुल होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप आवेश से दूर हटते रहेंगे उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। ठीक है, इसको जल्दी से हम पहले तो इरेज कर देते हैं सब। अच्छा, यहाँ पर एक और डायग्राम हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, इनके चारों तरफ होंगी ना फील्ड लाइंस, तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनती हैं कि प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती हैं। ये चीज़ हमको पता है। फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से निकलती हैं, प्लस से, मतलब पॉजिटिव वाले चार्ज से निकलती हैं, धनावेश से निकलती हैं, और जाती कहाँ को है, जाती हैं ऋणावेश की तरफ। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में देखा था भाई ये पूरा। अब यहां पर एक चीज और समझ में आ रही है, हम ये कह रहे थे ना चार्ज के पास में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वैद्युत क्षेत्र की। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर देखिए जो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो बहुत पास पास हैं, तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब पास पास होने का मतलब क्या है, इनके नंबर्स ज़्यादा होंगे, इनके नंबर्स क्या होंगे, ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाओं के नंबर पास पास होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। खैर, आज की प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं जल्दी से। तो हमारे पास आज की जो प्रॉपर्टी है, फील्ड स्ट्रेंथ और डेंसिटी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और घनत्व में क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतनी ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये तो बात समझ में आ रही है। घनत्व का मतलब है जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास, जितनी ज़्यादा बल रेखाएं होंगी। तो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब नंबर ऑफ लाइन पासेस नॉर्मली थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब किसी भी एक पॉइंट से या किसी भी एक एकांक क्षेत्रफल से पास होने वाली संख्याओं के जो नंबर हैं रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जितनी ज़्यादा बल रेखाएं उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब उतनी ज़्यादा फील्ड हमारी कैसी होगी, पावरफुल होगी। कह रहे हैं विद्युत फील्ड लाइंस का घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। अब अपना पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। वैद्युत फील्ड लाइंस का घनत्व क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो क्षेत्र की तीव्रता E है और वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, घनत्व के समानुपाती है। जितना ज्यादा घनत्व होगा उतनी ज्यादा तीव्रता। घनत्व का मतलब क्या होगा, घनत्व का मतलब होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो जितनी ज्यादा संख्या होगी
उतना ज़्यादा घनत्व होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भाई इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे देखो, दो की पॉइंट्स दिए इन्होंने तुम्हें। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने के लिए डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, पैक्ड होनी चाहिए लाइंस की, लाइंस बहुत पास पास होनी चाहिए। और अगर वीक फील्ड है मतलब दुर्बल क्षेत्र है जिसमें बल जो है हमारे पास कम लगेगा, उसके लिए सेपरेटेड एंड स्पेस्ड लाइन होनी चाहिए। मतलब लाइंस कैसी होनी चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे एक एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम बना के, तो बिल्कुल आप ध्यान रखना, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। देखो जरा लाइंस कहाँ पर बहुत ज्यादा घनी है, घनी का मतलब लाइंस कहां पर बहुत पास पास है। देखो जरा, देखिए जरा सभी लोग जल्दी से। तो हमारे पास जो आवेश है ना, आवेश के बिल्कुल पास में लाइंस बहुत घनी घनी है, तो यहां पर तीव्रता ज्यादा होगी। और देखो यहां पर लाइंस बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तो यहां पर तीव्रता कैसी होगी, कम होगी। तो याद रखेंगे चार्ज के पास तीव्रता ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे तीव्रता कैसी होने लगेगी, कम होने लगेगी। ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये वाला, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के लिए आप इंपॉर्टेंट टेक लगा लीजिएगा। अब ये पॉइंट है क्या तुम्हारे पास, देखिए ये कहना है कंडक्टर्स एंड फील्ड लाइंस, मतलब जो हमारे पास चालक हैं उनमें वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, और उनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है हमारे पास वो किस तरीके से होती है। अच्छा एक बात बताना, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो एसआई मात्रक थे, आपको दोनों कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं भाई, फॉर्मूला देखकर तुम बता सकते हो वैसे तो पहला फॉर्मूला होता है इसका E इक्वल्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है इसका E इक्वल्स dv ओवर dx। तो यहां से आप दोनों एसआई मात्रक निकालकर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। खैर हम आगे चलते हैं अभी के क्लास के लिए कि अभी यहां पर हमारे पास क्या पॉइंट दिया हुआ है। तो ये कहना है जो हमारे पास चालक हैं, जो कंडक्टर्स हैं, जिनके अंदर से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है, चार्जेस जिनके अंदर मोशन कर सकते हैं, उनमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होंगी, या उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी। तो एक बार जल्दी से आते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, नॉर्मल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब सतह के लंबवत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पहला ही पॉइंट क्या कह रहा है वो हमारे पास कि वैद्युत बल रेखाएं जो है कंडक्टर की सतह के लंबवत होंगी, मतलब परपेंडिकुलर। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो एक बार जल्दी से देखते हैं, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की सतह के, किसी भी चालक की सतह के, मान लो ये चालक है हमारे पास, ठीक है, इसकी सतह के हमेशा कैसी होंगी फील्ड लाइंस, लंबवत होंगी। देखो इस तरीके से हमेशा, अगर आप यहां पे देखें टेंजेंट बनाकर, तो हमेशा ये कैसी होंगी, ये हमेशा लंबवत होंगी। सतह की हमेशा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर होंगी, ये आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्या है, जीरो इंटीरियर फील्ड, मतलब आंतरिक क्षेत्र शून्य होगा। ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, मतलब कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अगर हमारे पास कोई इस तरीके का कंडक्टर दिया है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, सतह पर। याद रखना सतह पर कैसी होगी, सतह पर होगी मैक्सिमम, अंदर होगी जीरो। और जैसे ही आप सतह से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, सतह पर होगी, और जैसे आप सतह से दूर जाएंगे बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। और भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो नो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती। इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग रहती है और अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। शील्डिंग का मतलब क्या है, किसी भी हमारे पास कोई भी मीडियम है उसको वैद्युत क्षेत्र से मुक्त कर देना, यह कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कोई भी आपके पास अगर एक ऐसा कंडक्टर है जिसको आप वैद्युत क्षेत्र से मुक्त कर दें, वहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र ना हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा फिनोमिना, यह कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री कर देना किसी रीजन को।
अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। इसका एक बढ़िया सा तुम्हें एग्जांपल बताएं, यहाँ पर यार इस टाइम पे वो फॉइल है नहीं, तुमने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी जो हमारे पास लंच वगैरह पैक करने के काम आती है, पराठा वगैरह रोल करके ले जाते हैं। उस फॉइल के अंदर अपने मोबाइल को रैप करना और फिर उसको रख देना। जब कॉल लगाओगे तो कॉल जाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि उस एल्यूमिनियम फॉइल ने तुम्हारे मोबाइल के जितने भी सिग्नल्स वगैरह थे उनको सबको ब्लॉक कर दिया है, अंदर के रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री कर दिया। जैसे ही तुम फॉइल को ओपन करोगे और जैसे ही फॉइल को ओपन करोगे दोबारा से कॉल करना तो कॉल लग जाएगी, क्योंकि वहां पर अब तुम्हारा रीजन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री नहीं है। तो ऐसा फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, तुमसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को परिभाषित कीजिए। तो स्थिर वैद्युत स्थिति में चालक के भीतर कोई रेखाएं मौजूद नहीं होती, ये स्थिर वैद्युत परीक्षण को संभव बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो आप याद रखेंगे, किसी भी कंडक्टर के, किसी भी चालक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर। दूसरी बात हमारे पास, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो भी आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 क्यों हो रही, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। अंदर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं है, अंदर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं है, तो इंटेंसिटी इसलिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इस टाइप के डिवाइस को बोलते हैं फैराडे केज। क्या बोलते हैं इस टाइप के डिवाइस को, फैराडे केज। तो वो एक्सपेरिमेंट जरूर सब लोग करके बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या रैप करने के बाद कॉल लग रही है मोबाइल पर, नहीं लग रही। जल्दी से आगे देखिए भाई, एक ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लोज लूप, मतलब बंद लूप का ना बनना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो बंद लूप नहीं बनाती हैं। किस प्रकार से बंद लूप नहीं बनानी, देखो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर जा रही है, तो हम कह रहे हैं एक फील्ड लाइन ये जा रही है, क्या ये बंद लूप बना रही है, तुम पहले तो ये देखकर बताओ। एक फील्ड लाइन ये जा रही है, ये बंद लूप तो नहीं बना रही है। बंद लूप बनाने के लिए इसको वापस लौट के आना पड़ता है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कोई भी फील्ड लाइन, कोई भी बल रेखा ऋणावेश से धनावेश, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है वो धनावेश से कहाँ जाती है, ऋणावेश। कभी भी ऋणावेश से धनावेश नहीं आती। तो अगर जब ये वापस नहीं आ रही है कभी लौट के, तो यहाँ पर लूप जो बनेगा, यहाँ पर जो लूप बनेगा वो बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आओ पढ़ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, मतलब स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। ठीक है, इफ दे डिड, यदि वो ऐसा करेंगी, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन अ लूप वुड बी नॉन जीरो। तो हमारे पास अगर वो ऐसा कर देंगी तो एक बंद मार्ग में आवेश को घुमाने में किया गया कार्य गैर शून्य हो जाएगा, मतलब नॉन जीरो हो जाएगा, जो कि ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी जो है फील्ड लाइंस की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर एक जरूरी चीज है, ये भी यहां पर देखो जरूरी चीज क्या है भाई, एक फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है यहां पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास चेंज है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो कितना है, 0। इसको बोल रहा है कंजर्वेटिव कर्ल फील्ड। क्या बोल रहे हैं इसको, कंजर्वेटिव कर्ल फील्ड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द जीरो कर्ल ऑफ द फील्ड वेक्टर, मतलब तुम्हारे पास यहां पर कर्ल ऑफ ई इक्वल्स 0। ये चीज तुम्हें याद रखना है, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स 0, इसको बोलते क्या है, कंजर्वेटिव कर्ल फील्ड। बढ़िया करके इसको ध्यान रखना, ये तुमसे एक आध नंबर में पूछा जा सकता है। आप थोड़ा सा आगे आओ जरा, एक और टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चार्ज के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज की, चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, ये तुम्हारे पास कोई वायर है, इसको वायर मान ले रहे हैं ना, ये वायर है। तुम इस वायर को चार्ज करोगे तो सारा का सारा चार्ज इस वायर की ऐसा पूरी लंबाई पर फैल जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। चार्ज जो है ना वो हमारे पास मटेरियल की नेचर कैसा है, मटेरियल का शेप कैसा है, उसके हिसाब से फैलता है। तो कभी भी तुम अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हो और वो बॉडी ऐसे लंबी है,
ठीक है, तो उस पर सारा का सारा चार्ज उसकी लंबाई के हिसाब से फैल जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास कोई आपकी मान लो लंबी चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास कोई मतलब तुम्हारे पास कोई वायर नहीं है, कोई तार नहीं है, अब की तुम्हारे पास एक ऐसे शीट है, तुम इसको चार्ज करोगे तो अब की सारा चार्ज पूरे के पूरे एरिया पर फैल जाएगा। इस शीट के पास एरिया होगा ना, बढ़िया करके फैल जाएगा, बहुत बेहतरीन करके। तो चार्ज या तो लंबाई के थ्रू फैलेगा या फिर पूरे सरफेस एरिया पर फैल जाएगा। तीसरा, अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड, तुम्हारे पास कोई सॉलिड स्फीयर मतलब कोई भी सॉलिड मटेरियल है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कुछ भी है, तो हमारे पास मान लो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अभी तुम इसको चार्ज करोगे, तो जब तुम इसको चार्ज करोगे तो क्या चार्ज इस पे लंबाई पे फैलेगा? नहीं। क्या चार्ज सिर्फ एरिया पर फैलेगा? नहीं, चार्ज इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी, हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो यहां पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लंबाई पर नहीं होगा, क्षेत्रफल पे नहीं होगा, वो पूरी की पूरी वॉल्यूम पे मतलब आयतन पे होगा। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। या तो चार्ज किस पर जाएगा, या तो चार्ज लंबाई पर फैल जाएगा, मतलब या तो चार्ज लेंथ पर फैल जाएगा पूरी, या तो चार्ज फैलेगा एरिया पर। एरिया मतलब क्षेत्रफल पे फैल जाएगा, क्षेत्रफल बोले तो एरिया पर फैल जाएगा। या चार्ज फैल किस पर जाएगा? आयतन पर। वो इस हिसाब से कि तुम्हारे पास वस्तु कौन सी है जिसको तुम चार्ज कर रहे हो, तो आयतन पर फैलेगा मतलब वॉल्यूम पर। तो हमारे पास जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब चार्ज को जब भी बांटा जाएगा, या तो वो लंबाई पर फैले जाएगा, या क्षेत्रफल पे, या फिर आयतन में पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि समरी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस पर आवेश बराबर से मात्रा में फैल जाता है। मान लीजिए अपना ये बोल्ट है और हम इस बोल्ट को चार्ज दे रहे हैं, इस बोल्ट को वितरित कर रहे हैं चार्ज से, तो सारा का सारा चार्ज इस बोल्ट के पूरे बताओ लंबाई पर फैलेगा, क्षेत्रफल पर फैलेगा, या आयतन पर फैलेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन। लंबाई तो नहीं है सिर्फ इसमें, देखो पूरी सरफेस है, और सरफेस है तो किस पर फैलेगा? क्षेत्रफल पर। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उस पर आयतन पर फैलता है। तो हमारे पास कितने टाइप का प्रकार का हमारे पास आवेश का वितरण होता है? सबसे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब जब सारा का सारा चार्ज लंबाई के एकांक बढ़ जाता है। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जब क्षेत्रफल के लिए चार्ज बढ़ जाएगा। और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज किस पर बटेगा? आयतन पर बटेगा। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे? सिग्मा से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब इसको किससे करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लंबाई के प्रति चार्ज बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल के प्रति चार्ज बढ़ जाएगा, और आयतन के प्रति चार्ज बढ़ जाएगा। वैसे तो अगर हम बात करें ना, तो यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, जल्दी से आ जाओ, पहले तो अपने 1 मिनट बोर्ड पे चलते हैं। हाँ भाई, बोर्ड पे चलते हैं जल्दी से। देखिए जरा, देखो मानो अपने पास कोई ये तार है, कोई वायर है, इसको तुमने चार्ज किया तो सारा का सारा चार्ज इसकी लंबाई पर फैल गया, ठीक है। तो एकांक लंबाई में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसको हम बोलते क्या है? उसको हम बोलते हैं लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q/L। ये चीज आप याद रखेंगे, मतलब आवेश का वितरण एकांक लंबाई पर, आवेश का वितरण एकांक लंबाई पर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरी बात, अभी तुम्हारे पास कोई एक शीट है, तुमने चार्ज दिया और वो चार्ज पूरा का पूरा चार्ज इस पूरी की पूरी शीट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे के पूरे एरिया पर, तब उसको लैम्डा से नहीं लिखोगे, तुम किससे लिखोगे? सिग्मा। ये सिग्मा क्या होता है? ये सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल्स क्या होता है? Q/A। याद रखना, अगर लंबाई पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q/L, पूरे क्षेत्रफल पर होगा तो Q/A। मान लीजिए तुम्हारे पास कोई 3D तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है,
कोई कोन है, कोई तुम्हारे पास स्फेयर है, ठीक है, तो उस पर अगर तुम चार्ज दे रहे हो तो पूरा का पूरा चार्ज आयतन पे फैल जाएगा। तो अब की जब चार्ज आयतन पे फैलेगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, और रो का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। ये तीन चीजें आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ से तुम्हारे पास इसकी यूनिट वगैरह पूछ सकते हैं। तो अगर तुमसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा की यूनिट पूछेंगे तो चार्ज की होती है कूलाम और लंबाई की होती है मीटर, तो कूलाम पर मीटर। यहाँ देखो चार्ज की होती है कूलाम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर चार्ज की होती है कूलाम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। ये तीन प्रकार से हमारे पास आवेश का वितरण किया जाता है कि या तो लंबाई पर वितरित कर देंगे आवेश को, या क्षेत्रफल पर, या आयतन पे। लेकिन अगर यहाँ पर ही एक छोटा सा चेंज कर दें, जैसे वो तुमसे कहें कि बहुत छोटी सी लंबाई पर, तो तुम उसको लिखोगे dl। तो छोटी सी लंबाई पर जो आवेश वितरित होगा वो dq हो जाएगा। ये तो देखो बहुत बड़ी लंबाई है, हम कह रहे हैं सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये जो लंबाई है पूरी, ये लंबाई पूरी l है, और ये छोटी सी लंबाई इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dl से। तो dl पर जो आवेश आएगा वो तुम्हारे पास बहुत छोटा होगा, उसको हम dq से लिख रहे हैं। तो देखो dq अपॉन dl ये भी लैम्डा होता है। वैसे ही अगर यहां पर हम देखें छोटे से एरिया पर तो हम उसको dA लिख सकते हैं, और छोटे से एरिया में जो तुम्हारे पास चार्ज आएगा उसको क्या लिखोगे, dq। भाई देखो ये पूरा बड़ा एरिया था, ये छोटा सा एरिया ले लेंगे तो इस पर जो आवेश आएगा वो dq होगा। ऐसे ही छोटे से आयतन में तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा dv, और ये साथ में क्या हो जाएगा, dq। तो ये तीनों चीजें हमारे पास आवेश के वितरण के लिए हैं। जल्दी से आइए वापस चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप से आपके फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है, कि पहला किसके लिए था, अभी भी हमने पढ़ रखा। पहला किसके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए dq अपॉन dl। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी dq अपॉन ds या dA एक ही बात होती है। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dv। ये रही इनकी तीनों की SI यूनिट, मतलब SI मान। फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r, मतलब कोई भी चार्ज है उससे r मीटर की डिस्टेंस पर, r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। और जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो एक बात आप बहुत बढ़िया करके सुनिए। प्रीवियस क्लास अगर थोड़ा सा बात करें, बिल्कुल थोड़ी सी बात करें, तो हमारे पास कोई एक आवेश है, कोई एक चार्ज है Q। इस चार्ज Q के चारों तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये इस चार्ज Q के चारों तरफ हमने बना दिया है वैद्युत क्षेत्र। अब आप सोच रहे होंगे पास में चार्ज के हमने बहुत डॉट एक साथ लगा दिए हैं, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं तो डॉट देखो बहुत दूर दूर होते चले जा रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें दूसरा चार्ज पावर को एक्सपीरियंस कर पाता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो ये आपको जो डॉट से दिखाया गया ना, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। साथ ही साथ ये वैद्युत क्षेत्र करेगा क्या, अगर इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी चार्ज आएगा तो ये वैद्युत क्षेत्र उस चार्ज पर बल लगाएगा। जैसे हर देश की अपनी एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है। तो अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति उस बाउंड्री को पार करना चाहता है तो क्या वो जो सेना पर, जो हमारी सेना होती है, जो बल लगा होता है सीमा पर, क्या वो उसको आसानी से पार करने देगा, नहीं पार करने देगा ना, वो उस पर बल लगाएगा। तो हमारे पास देखो इस चार्ज का ये क्षेत्र है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये क्षेत्र उस दूसरे चार्ज पर बल लगाएगा। देखा था ना बजरंगी भाईजान में, भाईजान को कैसा पेला गया था उसमें बढ़िया करके। तो यहां पर भी अगर कोई चार्ज, कोई आवेश, परीक्षण आवेश हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है Q0, जब ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की फील्ड में आएगा, इस चार्ज के क्षेत्र में आएगा, तो इस टेस्ट चार्ज पर एक बल लगेगा। वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जिस हिसाब से इसका नेचर होगा वैसे ही वो बल लगेगा। हम मान रहे हैं ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो परीक्षण आवेश है हमारे पास, लिख देते हैं भाई यहां पर परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश जो है ना, ये धनावेश है। कैसा है ये, धनावेश मतलब पॉजिटिव। और ये जो Q लिया ये भी हमने कैसा लिया है, पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो सेम चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और इस पर लगाएगा बल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लास्ट क्लास में इसको पूरा बढ़िया करके हमने देखा था। तो अब ये जो बल लगेगा ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इस फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे वो जाकर पूरी डिटेल्ड वीडियो पिन कमेंट से देख लें। वरना परिभाषा की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, हमारे पास E = F/Q0, मतलब
प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, कि तुम्हारा इस परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा ना, उस बल को ही क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और साथ ही साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक सदिश राशि है। इतनी बात तो भाई तुम्हें याद है, ई की मतलब है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें इसका देखो डेरिवेशन करना है तो हम थोड़ा सा यहां पर आते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पर अगर तुम्हें फोर्स निकालना है किसी भी चार्ज का तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी उसके रेशो के बराबर। डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक बार चलते हैं जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो ये रहा हमारा बोर्ड। डेफिनेशन एक बार जल्दी से, हाँ भाई कलर पीला वाला ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास ये था चार्ज Q, ठीक है, और ये चार्ज Q कहां पर रखा है, ये चार्ज Q रखा है पॉइंट A पर। सबसे पहले तो आप ये बात समझेंगे, हमारे पास जो आवेश है वो पॉइंट A पर रखा हुआ है। पॉइंट A से R मीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, देखो पॉइंट A से R मीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है P, जिस पर एक आवेश रखा है Q नॉट। क्या बात तो समझ में आ रही है ना? Q और Q नॉट, अब की इनके बीच की दूरी R है। तो अगर कोई तुमसे कहे अब इंटेंसिटी निकालो, तो आप इंटेंसिटी E बराबर F अपॉन Q नॉट से नहीं निकाल सकते। ये E इक्वल्स F अपॉन Q नॉट से इंटेंसिटी आप जब निकालेंगे जब आपके पास बल और परीक्षण आवेश दे रखा, जब बल और परीक्षण आवेश दे रखा होगा। जब बल और परीक्षण आवेश नहीं दिया हुआ है, जब आपको R मीटर डिस्टेंस दी है, तो उसका एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। बस हमें वही फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से आते हैं और अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर ये काम नहीं करेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, इसको हम अभी इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मेरी एक बात सुनो, क्या ये दो चार्ज, दो आवेश एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इन दोनों के बीच क्या फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा ना। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वी नो दैट। क्या जानते हो भाई तुम, क्या जानते हो तुम? दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब जरा तुम बताना, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का नाम तो कूलाम का बल है ना, जो कूलाम्बियन फोर्स हमारे पास लगता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही तो था ना, पहला चार्ज गुणा दूसरा चार्ज डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर किसी ने कूलाम का नियम नहीं पढ़ा है तो पहला क्लास था हमारे पास कूलाम का नियम, हमने वहां पर पढ़ा था। तो F इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज तो Q1 नहीं है, यहां पर पहला चार्ज Q है, तो Q1 की जगह पर हम Q लिखेंगे। और दूसरा चार्ज Q2 नहीं है हमारे पास, Q नॉट है, तो Q2 की जगह Q नॉट लिखेंगे। तो इसको भी यहीं पर हम जल्दी से सही कर लेते हैं। देखो तो यहां पर और यहां पर ये हम जो चार्जेस लिए हैं ना, ये चार्जेस हम Q और Q नॉट ले लेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और इसको मान लेंगे समीकरण 1। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? डायग्राम आप साइड में बनाएंगे कि हमारे पास दो आवेश है, एक हमारा नॉर्मल आवेश है और दूसरा हमारा परीक्षण आवेश है। दोनों के बीच की दूरी R है। पॉइंट तुम A B X Y P Q कुछ भी ले लो भाई, कोई मसला नहीं है उसका। फिर तुमने कहा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो हमारे पास हो जाएगा F इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुणा दूसरा चार्ज डिवाइड बाई दूरी का स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा क्या तुम ये जानते हो, हम जानते हैं कि, हाँ क्या जानते हो भाई, तुम तो बहुत होशियार हो, क्या जानते हो तुम? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स F अपॉन Q नॉट। अभी तक तुमने यही फॉर्मूला पढ़ा है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल्स F अपॉन Q नॉट। क्या तुम समीकरण 1 से F की वैल्यू यहां रख दोगे? अरे रख दोगे ना। तो जरा बताना, तो तुम्हारे पास क्या चीज आ जाएगी, देखो जरा, तो तुम्हारे पास आ जाएगी, देन क्या चीज आएगी जरा बताना, E इक्वल्स F अपॉन Q नॉट। तो F तुम्हारे पास कितना है, ये पूरा F है, तो F की पूरी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। देखो यार ये F की पूरी वैल्यू थी ना, तुमने F की पूरी वैल्यू लिख दी, E बराबर पूरी F की वैल्यू समीकरण 1 से लिख दी। और इसके अपॉन में कौन है भाई, इसके डिवाइड में है Q नॉट। अब जरा तुम बताओ, ये Q नॉट
और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? ये क्यू नॉट तीसरे नंबर पे है ना, तीसरे नंबर वाला जाता है दूसरे नंबर के पास, तो जब ये क्यू नॉट यहां पहुंचेगा तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल, और हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं वैसे तो। आओ देखो, आओ इसे करते हैं डायरेक्ट कैंसिल। तो हमारे पास क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब तुम मेरे को बताना तुम्हारे पास ई की वैल्यू कितनी बच रही है। आओ कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम लिखेंगे तो ई बराबर ऊपर क्या बच रहा है, 1/4 पाई इप्सिलन नॉट। ठीक है, ऊपर क्यू क्यू नॉट था, अब सिर्फ ऊपर बचा क्यू और नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर। तो तुम्हारे पास वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर मीटर डिस्टेंस पर कितनी बच रही है, 1/4 पाई इप्सिलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर तुम्हें भाई चीजें याद हैं तो 1/4 पाई इप्सिलन नॉट को हम बोलते थे के। तो हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला और आ जाएगा, तो कलर भी चेंज कर लेते हैं। जब एक फॉर्मूला और आ जाएगा तो देखो भाई क्या आ जाएगा फॉर्मूला, E इक्वल्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर सीधी सीधी बात करें तो हमारे पास जो E है ना वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे आप, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये चीज, दूरी बढ़ने पर E की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इस चार्ज क्यू नॉट को आप और दूर लेकर चले जाओगे यहां पर, तो हमारे पास यहां पर जो E है वो क्या हो जाएगा, और आप इस क्यू नॉट को बिल्कुल यहां पास में लेकर आ जाओगे, पॉइंट P को पास में लेकर आ जाओगे, तो अब की यहां पर जो E है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी बढ़ाने पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी और दूरी कम करने पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? कभी कभी इसका ग्राफ भी आपको बना के देना होगा। तो ग्राफ अगर हम साइड में छोटा सा बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो भाई यहां पे दिख रहा सबको, ये यहां पे दिख रहा होगा बिल्कुल। तो ये आर है और ये ई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ई और आर जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो तो देखो इंटेंसिटी कम है, पास में है इस पॉइंट पर तो इंटेंसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो तो देखो इंटेंसिटी के लिए वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस कम होती चली जा रही। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, और ये बिल्कुल छोटा सा एक डेरिवेशन है। अब हमने इंटेंसिटी के दो फॉर्मूला पढ़ लिए। एक तो इंटेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आर मीटर डिस्टेंस पर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, E इक्वल्स 1/4 पाई इप्सिलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा टॉपिक भाई आपके लिए जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी प्रॉपर्टी व आर मीटर दूरी पर उसका व्यंजक, भाई ये सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने को पूरे को अच्छे से तुम तैयार करना। हम लोग मिलते हैं आगे की क्लास में। और अब वैद्युत क्षेत्र के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वैद्युत विभव। तो अगले टॉपिक की बिल्कुल बढ़िया करके पहले इतना तैयार करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।